हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट वीयर्स कॉम्प्लीमेंट को। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में कोई अनुवाद करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में कोई अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है। पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट, और दूसरी होती है वर्ब, और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ लर्नर प्लस कुछ टीचर को भी हमने पढ़ाते हुए देखा है कि एक गलतफहमी होती है। वो गलतफहमी क्या होती है कि जब भी वो टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें जब वो रूल या स्ट्रक्चर लिखते हैं टेंस का, अलग अलग टेंस का, तो उसमें वो लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब है कि नहीं, अब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मेन फंडा मेरा ऑब्जेक्ट का है। वो लोग ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, हर टेंस में यही रूल लिखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने सभी लर्नर के लिए बता दूं कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा लिखना 100% गलत तो नहीं है, लेकिन 50% गलत है या फिर सही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तो यह वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और यह पढ़ना क्यों जरूरी है। और देखिए वो सबसे पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यदि आपको ऑब्जेक्ट का सही ज्ञान न हो तो आपका टेंस यानी कि ट्रांसलेशन सामान्यतः यानी 90% गलत होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप पैसिव वॉइस, समझ रहे हैं ना, आप पैसिव वॉइस कभी नहीं सीख सकते। मित्रों, यह दोनों बातों को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ पल के लिए इसको हम लोग होल्ड पे रखेंगे। जब हम ये समझ लेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तब तो हम बेहतरीन समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट यदि आपने नहीं सीखा तो आपका टेंस या ट्रांसलेशन क्यों गलत होगा, उसी तरह से आप पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना सकते। तो इस दोनों बातों को होल्ड पे रखते हैं। अब जस्ट हम इस पे बैक आएंगे और पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड, ध्यान दीजिएगा, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा शब्द जो इज इन्फ्लुएंस प्रभावित होता है बाय द सब्जेक्ट, यानी किससे, सब्जेक्ट के द्वारा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इससे पहले कि इसके एग्जाम्पल दें, आप कॉम्प्लीमेंट को भी समझ लें। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है, सेम यही बात लिखा हुआ है, केवल इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। मतलब कह रहा है कि द वर्ड, एक ऐसा शब्द विच, जो इज नॉट इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं होता है, बाई द सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा, इज कॉल्ड और कॉम्प्लीमेंट, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इस बात को थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर के जरिए समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में हम इसको बनाए तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये परिभाषा कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए है, इसने कोई काम किया, देखिए दिखाया गया है कि इसने कोई, वर्ब मतलब क्या, एक्शन, इसने कोई काम किया, ठीक है, कोई काम किया, इस काम का इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव यदि इस अदर वर्ड पे पड़ रहा है तो इसी अदर वर्ड का नाम होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कर्ता ने काम किया, देखिए कर्ता ने क्या किया, काम किया, और इसका प्रभाव, ये एक्शन का वर्ब मतलब क्या, एक्शन का काम किया, और इसका प्रभाव ये इस अदर वर्ड पे नहीं पड़ता है, मतलब कि सरपास हो जाता है, समझ रहे हैं। सरपास का मतलब होता है गुजर जाता है ना, मतलब इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इस अदर वर्ड का नाम हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। इसको बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि राम गोज टू मार्केट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर्ता ने काम किया जाने का, ठीक है, कर्ता ने एक एक्शन किया जाने का, ठीक है, और इस एक्शन का प्रभाव तो देखा जाएगा, अदर वर्ड क्या है जी, यहाँ पर पटना। तो एक्शन कहाँ हुआ, तो पटना पर हुआ, और पटना एक प्लेस है, समझ रहे हैं, पटना एक प्लेस का नाम है। तो कोई यदि इस प्लेस पे सपोज करिए कि ये इतना पटना की भूमि है, ये उतना जो भी इसका क्षेत्रफल होगा इतना ये पटना है,
तो राम ने काम किया पटना में जाने का, था राम ऐसा थोड़ी है कि जाते 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 गया और जैसे ही पटना में कदम रखा तो पटना डगमगाने लगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। यानी कि इस पटना पर इस एक्शन का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये टू पटना या फिर ये जो पटना वर्ड है इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। क्या मित्र नाम होगा इसका? ऑब्जेक्ट। इस बात को समझ कर रखिएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सीता, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ा बाबू, तो इसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए सीता ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर देखिए सीता ने काम किया खाने का, कुछ खाने का काम किया। क्या खाने का काम किया जी? एप्पल। अब देखिए इस एप्पल का जो ये जो एप्पल है, ऐसा थोड़ी है कि सीता ने जब एप्पल को खाना स्टार्ट किया तो एप्पल वैसे ही था, 2 मिनट बाद वैसे ही है, 3 मिनट बाद वैसे ही है। भाई ये सेव धीरे धीरे समाप्त होगा ना। वो अलग बात है कि सेव चिल्लाएगा नहीं कि बचाओ मुझे खा गई, लेकिन खत्म तो होगा ना। अर्थात इस एक्शन का प्रभाव इस एप्पल पर है, समझ रहे हैं? तो इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। इस अदर वर्ड का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए, जो टीचर लिखते हैं कि हर टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखना सही है या गलत? आपको खुद समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के जरिए। तो हर वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि राम गोज टू पटना या मार्केट, कुछ भी, तो यहाँ पे राम ने काम किया जाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि इसको इस स्ट्रक्चर में लिखता कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो आप बताइए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट आया है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा लिखना सरासर गलत है। तो इस चीज को लॉजिकली आप समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल और लिखे हैं, इस बात को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रिया लव्स एट यू, यानी कि प्रिया हंसती है एट यू माने तुम पर या आप पर। तो प्रिया ने काम किया हंसने का, तो बताइए किस पर हंसी जी? आप पर। तो इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा या नहीं? तो बिल्कुल पड़ेगा। हो सकता है प्रभाव निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। यदि प्रभाव निगेटिव होता है तो हो सकता है आप में और प्रिया में झगड़ा हो जाए। यदि प्रभाव पॉजिटिव होता है तो हो सकता है आप दोनों में प्यार हो जाए। तो इस तरीके से इस एक्शन का प्रभाव इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि कोई आप पर हंस रहा है तो आप स्वयं सोच के देखिए कि आप पे कोई इसका कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा। अरे भाई कुछ तो रिएक्शन आप देंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर जो एट यू है, मतलब यू है, इसका नाम बताइए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही परिभाषा कह रहा था कि एक ऐसा शब्द जो इज फ्लुएंस प्रभावित होता है बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर यू अर्थात आप प्रभावित हुए कि नहीं इस कर्ता के द्वारा, ठीक है ना। तो प्रभावित आप जरूर हुए, इस एक्शन का प्रभाव आप पे जरूर पड़ा, तो इसलिए आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि प्रिया लव्स एट नाइट, सेम यही एग्जांपल है, यहाँ पे लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रिया हंसती है रात पर या रात में। अब बताइए प्रिया ने काम किया हंसने का, किसी पर नहीं किया, रात में किया। तो ऐसा थोड़ी है कि रात में हंसेगी तो रात वहां पे दिन में बदल जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नाइट है इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे बाबू? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस एक्शन का इस पे कोई प्रभाव नहीं है। अब दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक तो हम ये समझ गए कि जब कोई भी वाक्य सर हमारे सामने आता है तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें दिया गया जो एक्शन है उस एक्शन का इम्पैक्ट अदर वर्ड पे पड़ रहा है या नहीं। यदि पड़ रहा है तो उस अदर वर्ड का नाम हम लोग क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। और यदि नहीं पड़ रहा है तो उस अदर वर्ड का नाम रखेंगे कॉम्प्लीमेंट। और प्रभाव पड़ना न पड़ना मैंने 2-4 एग्जांपल के जरिए बता दिया। लेकिन देखिए बात केवल इतने पे ही सीमित नहीं है। ये वे एग्जांपल्स हैं या वे तरीके हैं जिससे 100% बच्चे इस बात को समझ जाते हैं कि सर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेकिन मित्रों यह बहुत बेसिक जानकारी थी, इतना से काम नहीं चलता है। इस एग्जाम्पल को जरा देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि राम रीड्स अ बुक, राम ने काम किया पढ़ने का। क्या पढ़ा जी? एक किताब, ठीक है, एक किताब पढ़ा। अब बताइए किताब मोटा यदि होगा, सपोज करिए राम ने उसे पढ़ना शुरू किया, तो क्या वो किताब पतला होने लगा? बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं होने लगा इसका मतलब है कि इस बुक पर कोई प्रभाव नहीं है इस एक्शन का।
तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। क्या नाम होगा बाबू? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से इसको देखिए, कह रहे हैं कि आई राइट अ लेटर, मैंने लिखने का काम किया। क्या लिखने का काम किया? एक लेटर। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं लेटर लिखने लगा तो लेटर क्या चिल्लाने लगा, घटने लगा, फटने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इस पे प्रभाव और न प्रभाव वाली ये जो बात हमने पढ़ी, इस पर ये लागू ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। और यदि आ भी रहा है तो हमको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रभाव वाला कोई बातें नहीं है। यहाँ सिंपल सा लग, हाँ खा रही है तो घट रहा है, ऐसा आपको लग रहा था। हंस रही है तो कुछ निगेटिव पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इन दोनों में लॉजिक यही समझ में आ रहा है कि सर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इसका नाम कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह दोनों क्या है, और लेटर भी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, और बुक भी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस बात को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट केवल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट केवल इसी बात पे सीमित है या कुछ और भी चीजें हैं। मैंने केवल आंसर बताया है कि ये एक ऑब्जेक्ट ही होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और वहां ऑब्जेक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और भी देखते हैं। यह डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे आसान एक ट्रिक बताते हैं आपको कि आप कंफ्यूज न होइएगा, प्रभाव पढ़ना न पढ़ने की बातें भूल जाइए। आप सीधा सा आप ये कहिए कि क्रिया में आप क्या, किसे और किसको से प्रश्न कीजिए, और यदि कुछ आंसर मिलता है तो समझ जाइएगा वो कॉम्प्लीमेंट उसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और यदि इससे आंसर करने पे क्रिया में लगा करके कोई आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा वहां पर कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न करिए कि राम रेट से राम पढ़ता है, तो क्वेश्चन करिए क्या पढ़ता है, तो आंसर आएगा अ बुक। तो यहाँ पर एक बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रभाव के हिसाब से नहीं देखना है अब यहाँ पे, क्योंकि प्रभाव के हिसाब में से देखिएगा तो उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि राम राइट्स, क्वेश्चन करिए लिखता है, तो क्या लिखता है, तो आंसर आएगा अ लेटर। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप प्रभाव वाले नियम को भी अप्लाई करिए, लेकिन जहाँ पे आप फंस जाइए या लगे कि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पर आप सबसे आसान है क्वेश्चन करके देख लीजिए। और यदि ये क्वेश्चन करने पे आंसर मिले तो ऑब्जेक्ट है, और नो मिले तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या ट्रिक बताना है? जब ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो पक्का वो कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन देखिए बोर्ड छोटा होने के कारण कुछ चीज़ों को हम सही से नहीं लिख पाते हैं, पूरा नहीं लिख पाते हैं, तो कुछ हम ओरली बताते हैं। तो सभी ऑडियंस से गुजारिश करते हैं कि उस वीडियो को पॉज करके आप उस बातों को लिख लिया कीजिए। देखिए दो बातें ओरली याद रखिए कि यदि किसी वाक्य में आपको जानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो उसकी एक सिंपल सा बात याद रखिए, यदि उस वाक्य के अंदर, ठीक है, मेन वर्ब है, ठीक है, तब तो उसमें ऑब्जेक्ट भी होने की पॉसिबिलिटी है और कॉम्प्लीमेंट भी होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि किसी वाक्य के अंदर, ठीक है, मेन वर्ब हो ही नहीं, तो यह 100% तय है कि उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या सर ये बात कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कह सकते हैं कि यदि मेन वर्ब नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट? नहीं, मेन वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, और रही बात कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों दशाओं में हो सकता है। मेन वर्ब होगा, उस कंडीशन में भी कॉम्प्लीमेंट वहां पाया जा सकता है, और यदि मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब मान के चलिए नहीं है, तो उस कंडीशन में 100% कॉम्प्लीमेंट ही पाया जाएगा। इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं है, मैं कुछ करता कुछ कर नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना, करता कुछ है ऐसा बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें केवल कॉम्प्लीमेंट होगा, आंख बंद करके कहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा था कि अधिकांश टीचर टेंस पढ़ाते हैं तो लिखते हैं सब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट लिखना कितना बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि हर वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या सर यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिख दें? नहीं सर, यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी लिखना गलत है, क्योंकि हर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ सिर्फ क्या है सर लिखना? तो सर सिर्फ है कि आप यहाँ पे अदर वर्ड लिखें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के कुछ काइंड्स होते हैं, इसको हम देखते हैं। और हाँ,
उस बात को हम भूले नहीं है कि ऑब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दो बातें कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आपका टेंस या ट्रांसलेशन जो मैंने कहा था यह सही नहीं होगा, और दूसरा कि आप पैसिव वॉइस कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये दोनों बात हम बोले नहीं है, इसको अभी ऑब्जेक्ट इसी स्लाइड में जैसे ही ऑब्जेक्ट का ये टोटल बातें आप सीखेंगे इसमें वो समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा दोनों को एक साथ में लिखा हुआ है। कह रहा है कि जिस शब्द पर कर्ता का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़े, ठीक है, कह रहा है कि उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा जिस पर कर्ता का इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, सी गेव मी अ बुक। पहले तो आप जो है ना ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे तीन वर्ड बताया गया है, तो क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि उसने दिया तो क्या दिया, तो आंसर आएगा एक नोटबुक दिया, एक नोटबुक दिया। तो सर इसका नाम ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कीजिए किसे दिया, तो आंसर आएगा मुझे दिया। तो मुझे दिया तो यह भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना। अब इसी में एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही बात को आपको समझना है कि कह रहा है जिस पे डायरेक्ट प्रभाव पड़े वो डायरेक्ट है, जिस पे इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े वो इनडायरेक्ट है। अब इस बात को समझिए, कैसे इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मामले को समझ पाएंगे। आप बताइए कि कोई किसी ने मुझे क्या दिया, एक नोटबुक दिया, ठीक है। तो ये बताइए कि जब नोटबुक देगा तो पहले नोटबुक हाथ में लेगा तब तो मुझे देगा ना। इसका मतलब है कि डायरेक्ट प्रभाव नोटबुक पे है, पहले नोटबुक लिया होगा तब मुझे दिया होगा। तो इसलिए डायरेक्ट पहले प्रभाव नोटबुक पर है, तो डायरेक्ट ये जो नोटबुक है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट प्रभाव बाद में उसके बाद मुझे दिया होगा, ये मी पर है मतलब मुझ पर है, तो इसका नाम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम वही बात यहाँ कह रहा है कि ही गेव हर अ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल दिया। तो वही बात हुई कि पहले मोबाइल लिया होगा तब उसे दिया होगा, उसने उसे एक मोबाइल दिया। तो यहाँ पर आपका अ मोबाइल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट पहले मोबाइल लिया गया होगा, डायरेक्ट प्रभाव इस पे हो गया, उसके बाद दिया गया होगा मतलब इनडायरेक्ट इस पे हुआ, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट से संबंधित कुछ नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है नोट नंबर 1 में किसी भी वाक्य से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या, किसे या किसको से प्रश्न करिए क्रिया में लगा करके। तो ये बात तो हमने अभी पहले ही बता दिया। दूसरा देखिए कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हों तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्ट से पहले भाव के अनुसार टू या फॉर का प्रयोग करें। यह बात आपको बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया होगा, इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं और यहीं से वो पहली बात क्लियर हो जाएगी ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ने वाली। जो बात हमने कहा था कि ट्रांसलेशन टेंस आपका सही नहीं होगा, समानता गलत होने की संभावना रहेगी, यह इसी नोट से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको लिखने के रूल होते हैं, समझ रहे हैं। तो रूल क्या कहता है कि पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं मित्रों, तो सबसे पहले हम जो कर्ता होता है तो उसको अंग्रेजी लगा लेते हैं, और उसके बाद 90% स्टूडेंट यही करता है कि पीछे से जाएगा, वर्ब लगाएगा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसा करके बनाते चला आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इस हिसाब से बनाया जाता है तो 90% सेंटेंस तो सही होते हैं, ठीक है, लेकिन 10% केसेज में जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो सामान्यतः उसमें देखा जाता है कि सबसे पहले जो इनडायरेक्ट को लिखना होता है तो वो इनडायरेक्ट आ जाता है बाद में, समझ रहे हैं, सॉरी पहले, और डायरेक्ट आ जाता है उधर पीछे। तो इस हिसाब से जब बनाइएगा कि करता फिर बैक बैक बैक, तो वहां पर पहले आ जाता है डायरेक्ट, समझ रहे हैं, लेकिन पहले क्या लिखना था, इनडायरेक्ट। तो यहीं पे गलती हो जाती है। ये एग्जाम्पल के जरिए आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कैसे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि उसने, ध्यान दीजिए, उसने मुझे एक मोबाइल, इसी बात को लिखते हैं मोबाइल दिया। अब इस बात को बनाइए, आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे कि सर सबसे पहले उसने का अंग्रेजी लगा देंगे ही, फिर दिया तो ये हो जाएगा गेव, और आगे आइएगा तो ये देखिए क्या आ गया, बताइए, एक मोबाइल, है ना। तो एक मोबाइल तो आपने लिख दिया अ मोबाइल। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कीजिए कि ये जो अ मोबाइल है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बताइए ये नॉन लिविंग है कि नहीं है, है ना।
तो इसका नाम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, रूल कहता है कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पहले लिखना है इनडायरेक्ट को, फिर लिखना है डायरेक्ट को। तो बताइए, पहले आपने डायरेक्ट को लिख दिया ना, जबकि पहले इनडायरेक्ट को लिखना था। तो ये ट्रांसलेशन गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे जाएंगे तो आप लिख देंगे मी, है ना, और ये हो गया गलत। ठीक है, तो यही ये बात कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सही का ज्ञान, ऑब्जेक्ट का सही ज्ञान नहीं होगा तो ट्रांसलेशन गलत होगा, और यही बनाते हैं 90% बच्चे। अब यहाँ पे सही करने की एक ट्रिक है, क्या कह रहा है, यदि आप पहले आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बाद में डायरेक्ट को लिखते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मी को पहले कर दीजिए, मोबाइल को बाद में कर दीजिए, एक कंडीशन तो ये है सही करने का। तो देखिए, एक कंडीशन ये है कि आप मी को पहले कर दें और मोबाइल को बाद में कर दें। ठीक है, और मोबाइल को बाद में कर दें, अब ये सही हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे करें कि ही गेव, ठीक है, पीछे से आ रहा है तो पहले अ मोबाइल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले लिखा आपने अ मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पर यदि इस ये जो मुझे है, मुझे है ना, जो कि क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप यदि बाद में लिखना चाहते हैं तो इससे पहले क्या लगा दें, टू लगा दें, टू मी। अब ये सही हो गया। समझ में आया ये नोट क्या कह रहा है, तो ये नोट यही कह रहा था। अगला देखिए कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का क्रिया ट्रांजिटिव हो तो निश्चित रूप से उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, वरना वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का क्रिया ट्रांजिटिव हो, तो ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया जो अपने साथ हमेशा कर्म लेके आए। समझ रहे हैं, जैसे आप बताइए, इट्स का मतलब होता है खाना, ठीक है, और जब आप किसी भी चीज को खाइएगा तो उसका प्रभाव पक्का उस पर पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मतलब कि ये प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पक्का यहाँ पे होगा, प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट ही ना होगा, ये तो समझाएं अभी अच्छे से। तो फिर इसी वर्ब का नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेकर के ही आए उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो कह रहे हैं यदि किसी वाक्य का क्रिया ट्रांजिटिव हो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, वरना वो सेंटेंस सामान्यतः गलत माना जाता है। ग्रामर कहता है कि वो गलत है। कैसे गलत है, आपने सेंटेंस लिख दिया राम एट्स, इतना ही पे एंड कर दिया, तो यहाँ पे हिंदी हुआ कि राम खाता है, क्वेश्चन हो जाएगा कि सर राम क्या खाता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका मीनिंग अधूरा है कि नहीं। उसी तरह से मैंने कह दिया कि आई राइट्स, सॉरी आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो क्वेश्चन हो जाएगा सर क्या लिखते हैं आप कहानी लिखते हैं कि गाना लिखते हैं कि सर कोई नॉवेल लिखते हैं। समझ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे आम खाते हैं, सेब खाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये अधूरा लग रहा है ना, यही बात ये कह रहा है। तो इस तरीके से इस स्लाइड में हमने ऑब्जेक्ट को डिटेल से समझा। और एक आखिरी बात और समझ लीजिए कि ओरली याद रखिए, जगह कम होने के कारण मैं बार बार कह रहा हूँ लिख नहीं पाता हूँ, या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वो यह है कि ऑब्जेक्ट कोई पूछता है आपसे कि क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है मित्र, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वह कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, और आपका ऑब्जेक्ट कोई नाउन इक्विवेलेंट, समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। और इस नाइन इक्विवेलेंट मतलब होता है जीरंड, इसके अंतर्गत जीरंड हो सकता है, इनफिनिटी हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, और या फिर क्लाउज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जीरंड क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे V1 प्लस आई एन जी जीरंड कहलाता है, और यहाँ पे 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव कहलाता है। और फ्रेज क्लाउज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। और इस बात को भी हमने डिटेल में पढ़ाया है अपने पिछले वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट में। ठीक है, जब सब्जेक्ट को डिटेल पढ़ाए हैं वहां पर इस बात को अच्छे से बताए हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10 से पहले का बेसिक, और यदि आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके, और उसके बाद हम टेंस पढ़ाएं तो टेंस पे आपका अच्छी पकड़ हो सके। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट हो सकता है ना, कि सब यही लिखा है कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ये सब हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट भी सेम यही चीज हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी में बताया, इस बात को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, सब्जेक्ट में अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या सर इसके भी प्रकार हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार को हम लोग देखेंगे कि क्या और कैसे हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं।
तो आइए नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड को देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का हो सकता है, हालांकि ये ग्रामर में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है ना, बाल का खाल ज्यादा निकालने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको समझ के रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, परिभाषा इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, घबराइएगा मत। कह रहा है कि अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना इज अ वर्ड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक शब्द होता है या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का एक समूह हो सकता है, दैट जो आइदर या तो रीनेम करता है कि नहीं, रीनेम कब होता है, उसके किसी के बदले में आना है कि नहीं, रीनेम करता है, या फिर सब्जेक्ट रीनेम द सब्जेक्ट मतलब कि जो सब्जेक्ट के बदले में आता है, या फिर और अथवा मॉडिफाई इट या उसे ही मॉडिफाई करता है। समझ रहे हैं, उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट की परिभाषा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहले पढ़ लीजिए फिर दोनों के एग्जांपल देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सेम ये जो परिभाषा है ना, सेम यही चीज जहां सब्जेक्ट लिखा है वहां पे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे एन कर दीजिएगा, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, एक शब्द हो सकता है या फिर शब्दों का समूह हो सकता है ना, दैट जो आइदर या तो क्या करता है, या तो रीनेम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है कि नहीं, उसके जगह पे आता है, अथवा क्या करता है मॉडिफाई इट, इसे मॉडिफाई करता है। तो ये दोनों परिभाषाएं आपस में काफी हद तक मिलती जुलती हैं, इसलिए आपको याद आसानी से हो जाएगी, और नाम हिंदी में बता ही दिए हैं, है ना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे अच्छे मित्र, इसकी हिंदी है कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। आप बताइए कि यह यू जो है, ये यू बराबर ही तो माई बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कह रहा है तुम ही हो माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये माई बेस्ट फ्रेंड कौन है, यू ही तो है ना। कोई कह रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो मेरे सबसे अच्छा मित्र बराबर तुम, समझ रहे हैं ना, तो ये यू ही है, ये बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए आप बताइए कर्ता को क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये यू ही तो ये है ना, तो ये जब यू ही है तो ये रीनेम कर रहा है, समझ रहे हैं, तो फिर इसका नाम हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बदले में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ही इज अ डॉक्टर, कोई कह रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर कौन है, ही तो है। अरे यार इस बात को ऐसे समझो ना कि ही बराबर डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, बोलो, या ही कोई अलग बंदा है, डॉक्टर कोई अलग बंदा है, बिल्कुल नहीं। अरे ही तो डॉक्टर है ना, ही तो क्या है, वही तो डॉक्टर है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक कर्ता को रीनेम कर रहा है, ये डॉक्टर क्या कर रहा है, कर्ता को रीनेम कर रहा है, उसके बदले में आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन कॉल मी, मतलब कह रहा है कि तुम मुझे बुला सकते हो। कोई कह रहा है यू कैन कॉल, मुझे बुला सकते हो, यू कैन कॉल मी, तुम मुझे बुला सकते हो, क्या बोला सकते हो, और डॉक्टर। अब देखो ये डॉक्टर किसको रीनेम कर रहा है, तो ये मी को कर रहा है एक्चुअली में। देखो कह रहा है कि तुम, एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुम मुझे बुला सकते हो क्या, और डॉक्टर, तो ये डॉक्टर एक्चुअली में कौन है बताओ, तुम हो, नहीं मैं हूं, मतलब मुझे बुला सकते हो तो मैं ही ना हूँ डॉक्टर। ये कि ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई इसको ये रीनेम कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है उसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर इलेक्टेड हिम, देखो टीचर ने उसे चयन किया, उसे चुना, क्या चुना, द मॉनिटर। अब बताइए यहाँ पे टीचर मॉनिटर है नहीं ना, अरे उसे चुना है, मतलब कि ये हिम ही क्या है, मॉनिटर है, तो ये इसी को तो रीनेम कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो दो मॉनिटर है इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि ये टर्म समझ में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका बहुत ज्यादा इंग्लिश सीखने के दौर में बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं होता है, थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि बता दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।